नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता डोबरियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल न्यूज़ नशा पर। इस वक्त हमारे देश में अगर राजनीतिक क्षेत्र को देखा जाए, तो चुनावों की वजह से वो बहुत गरमाया हुआ है। फिर चाहे बात हो कल हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव की, या आने वाले कुछ समय में गुजरात में होने वाले चुनावों की, या दिल्ली में एमसीडी चुनावों की। ऐसे में ही यूपी के चुनाव भी आने वाले हैं, यूपी के उपचुनाव जो कि मैनपुरी में होने वाले हैं, वो उसकी वजह से भी सियासत बहुत ही ज़्यादा गरमाई हुई है। हर राजनीतिक दलों का एक दूसरे की खामियां निकालना और एक दूसरे पे तंज कसना बहुत ही आम बात है। एक दूसरे पे तंज कसेंगे या उनकी खामियां निकालेंगे तो ही उनकी पार्टी आगे बढ़ेगी और लोग जो है, जनता जो है उनकी पार्टी को सपोर्ट करेगी। ऐसे में लखनऊ से एक मामला सामने आया है जो कि अनुराग भदौरिया जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके ऊपर का है। अनुराग भदौरिया जी पे ये आरोप लगाया गया है कि टीवी डिबेट के दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर और उनके गुरु के ऊपर कुछ टिप्पणियां करी हैं, जो कि टिप्पणियां सही नहीं थी। इसी के चलते हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से रावेंद्र जी जुड़े हुए हैं, जो कि हमें इस विषय के बारे में बताएंगे कि अनुराग जी का ऐसा कहना क्या सही था या फिर उन पे ये जो आरोप लगाया है वो कितनी हद तक सही है। रावेंद्र जी। एफआईआर पे कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि इसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद माननीय न्यायालय में चला जाएगा। यह जांच का विषय है और माननीय न्यायालय के निर्णय का विषय है। जो धाराएं लगाई गई हैं, एक उनके बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी उन्होंने किया है। धाराएं जो लगाई गई हैं 153A, 295A, 298, 504, 505 का दूसरा अनुच्छेद है। ये सारी धाराएं जो हैं 7 साल से कम के अपराध की है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार इसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जो अनुराग भदौरिया जी ने कहा उस पर टिप्पणी करना भी इसलिए उचित नहीं है कि मामला पुलिस के द्वारा न्यायालय में गया हुआ है। अब जो मैं मुख्य विषय है उस पर आता हूं कि यह जो एफआईआर है ऑर्गेनाइज्ड है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा है या एक प्रवक्ता द्वारा है जो अपने को हाईलाइट करना चाहते हैं। ये दो अलग अलग विषय हो सकते हैं। क्योंकि मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी जो पीठाधीश्वर भी है गोरक्ष पीठ के, मैं उनके साथ भी रहा हूं। उनके ऊपर टिप्पणियां हुई हैं और उनके खिलाफ जो टिप्पणियां हुई हैं उसकी लड़ाई मैंने स्वयं लड़ी है। और मैंने उनका ऐसा चरित्र नहीं देखा है कि वह किसी को पनिशमेंट देना चाहते हो। मैंने 14 केस लड़े हैं परम पूज्य महंत आदित्यनाथ जी के पक्ष में, कि अंत में यही हुआ है कि नोटिस जारी की, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नोटिस जारी कर दीजिए। नोटिस जारी करने के बाद संबंधित उत्तर भारत के जितने समाचार पत्र हैं, सबसे बड़े समाचार पत्र, नाम लेना उचित नहीं है, वो अभी उनमें शामिल हैं। उत्तर भारत में जो ब्रॉडकास्ट होने वाले टेलीविजन चैनल हैं वो अभी शामिल है। उनको नोटिस जारी की गई, उन समाचार पत्रों से और चैनलों से लोग आए और पूज्य महंत आदित्यनाथ जी ने उनको माफ कर दिया। तो ये विषय मुझे लगता है कि या तो बीजेपी ने ऑर्गेनाइज कर दिया है और या वो हीरो वाजपेयी जी स्वयं हीरो बनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पूज्य आदित्यनाथ जी के चरित्र को बता दिया है। अब आप इसके अगले विषय पे आ जाइए कि क्या गिरफ्तारी कर देने से भारतीय समाज डर जाता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी का आलम 2 साल तक भारत में चला है और श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। इस गिरफ्तारी की जद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और बहुत दिनों बाद में गुजरात के जब गृह मंत्री थे माननीय अमित शाह जी, तब भी आए थे उस गिरफ्तारी की जद में। तो क्या वो लोग डर गए, या वो लोग डर के बैठ गए, या उन्होंने राजनीति करना छोड़ दिया, या भारत की राजनीति श्रीमती इंदिरा गांधी के आपातकाल से मीसा और डीआईआर से बंद हो गई? ऐसा नहीं हो सकता है। एक ऐसी चाल चली थी भारतीय जनता पार्टी ने, विपक्षियों को तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले पत्रकारों पे राष्ट्रद्रोह का कानून लगा लगा के उनको जेल में बंद करने का षड्यंत्र किया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा फटकार लगने के बाद से अभी यह प्रक्रिया बंद है। अब आते हैं कि किसी के ऊपर हम टिप्पणी कर देते हैं और टिप्पणी कर देने पे
अगर एफआईआर कर दी जाती है तो एफआईआर करना, अगर आप संवैधानिक रूप से देखेंगे तो एफआईआर करना बहुत ये पुलिस की बाध्यता है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कि अगर कोई शिकायत करना चाहता है तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन इसी बात पे हम महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं। उन्होंने ये स्वयं कहा, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, 3-4 महीने पुरानी बात है, कि मंच पे कही गई बात कभी भी कुछ भी निकल जाती है। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक टंग स्लिप हुआ, बेटी पढ़ाओ और बेटी डैश डैश डैश, वो आपत्तिजनक था, वो भी एफआईआर योग्य था, लेकिन नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्लिप ऑफ टंग था। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, इसको स्वीकार किया है कि स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो पहला विषय यह है। अब दूसरा विषय यह है कि अगर इतनी बड़ा विषय है कि किसी का स्लिप ऑफ टंग हो गया और किसी ने कुछ भी कह दिया, तो आज के इस घटना पे, श्री अनुराग भदौरिया जी की घटना पे मैं कहता हूं, उत्तर भारत के एक बड़े अखबार ने, जो अपने को नंबर 1 अखबार बोलता है, उसपे पूज्य बड़े महाराज जी, जब मैं आपसे पूज्य बड़े महाराज जी कहूं तो जो वर्तमान गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, इनके आदरणीय गुरु थे और जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनका नाम है अवैधनाथ जी महाराज। तो पूज्य अवैधनाथ जी महाराज के नाम को उस समाचार पत्र ने अपने हेडिंग में क्या लिखा है, वो अभी एफआईआर योग्य है। तो अब पूज्य अवैधनाथ जी के नाम को जिस तरीके से लिखा जाता है समाचार पत्रों में, मैगजीनों में और टेलीविजन पे जो नीचे स्क्रॉल चलते हैं उस पर लिखा जाता है, वो भी एफआईआर योग्य है। क्योंकि वो लोग पूज्य अवैधनाथ जी के शब्द में जो अवैधनाथ शब्द है उसका बहुत गलत तरीके से लिखते हैं, और कुछ लोगों ने तो उसको अवैध लिख दिया। मैंने बात किया पूज्य बड़े ब्रह्मलीन महंत जी से कि महंत जी, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं आपके खिलाफ में। कहते हैं जाने दो, बच्चे हैं, हम संत हैं, माफ करना हमारा काम है। यह बात मैं स्वयं से प्रकाश में लेके आया। जो वर्तमान गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, तब उत्तराधिकारी थे कि बड़े महाराज जी, छोटे महाराज जी, इस तरीके से लोग बड़े महाराज जी के नाम के शब्दों का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने कहा जाने दो, उनको ज्ञान नहीं। तो ये बातें कहां चली जाती हैं जब ये हीरो बनने के लिए कोई हीरो वाजपेयी जैसा व्यक्ति अदालत में पहुंच जाता है। अब एक पक्ष रही ये गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी की। अब दूसरी बात बताते हैं, हमारे मुखिया, अब हमारे मुखिया जी भी दिवंगत हो चुके हैं, और हमारे मुखिया को भारतीय जनता पार्टी ने जो शब्द कहे हैं सब एफआईआर योग्य हैं। कोई गंदे शब्द ऐसे नहीं है जो उन लोगों ने नहीं प्रयोग किए हैं। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह तक के शब्द प्रयोग किए हैं जो वो कभी भी जब प्रूव नहीं कर सकते थे, वो भी एफआईआर योग्य होते थे, लेकिन कभी किसी ने नहीं किया। अगर ऐसा करने लगेगा तो भारत में सड़कों पे चल पाना मुश्किल हो जाएगा, नहीं चल सकता है कोई भी। मैंने जब हमारे मुखिया दिवंगत जी सर, मैं इसी सवाल पूछना चाहूंगी कि आप जो बोल रहे हैं कि कभी कभी जुबान फिसल जाती है कि हम कुछ कहना चाह रहे होते हैं लेकिन उसके जगह में कुछ और निकल जाता है, लेकिन ये बात हो रही थी कि जब अनुराग जी डिबेट में थे उस समय उनको बार बार टोका भी गया था, इवन एंकर ने उनका माइक भी बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी जानबूझ के जो संत जी का नाम है उसको गलत ही बोल रहे थे। तो इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें अगर सीधी सीधी बात कही जाए तो अनुराग भदौरिया जी ने जो शब्द पढ़े होंगे, जो शब्द पढ़े हैं, अखबारों ने प्रचारित किया है, टेलीविजन चैनलों ने प्रचारित किया है उस शब्दों को, और उसको क्या नाम है, मैगजीनों ने प्रचारित किया है। तो जिस शब्द का उच्चारण वो कर रहे हैं ये आज से नहीं प्रचारित हो रहा है, क्योंकि इसकी लड़ाई मैं स्वयं लड़ चुका हूं। तो ये शब्द तो पिछले 15-20 साल से लिखे जा रहे हैं, तो उन्होंने पढ़ लिया होगा। उनको उतना उस प्रकार का ज्ञान नहीं है कि मैं शब्द ले रहा हूं, क्योंकि मैं अपने पूज्य ब्रह्मलीन मान जी का नाम ले रहा हूं, तो
वो शब्द है अवैधनाथ। अब मीडिया के लोगों ने क्या लिखा, अखबारों ने क्या लिखा, या बड़े विचारकों ने क्या लिखा, उस अवैध शब्द को अवैध शब्द करके लिखा। तो अगर कोई पढ़ लिया जिसको इसका ज्ञान नहीं है, अवैध और अवैध में अगर उसका ज्ञान नहीं है लेकिन उसने पढ़ा हुआ है, आज ही मैं कह रहा हूं ना, आज एक समाचार पत्र ने अपने हेडिंग में वो शब्द लिख दिया है, आप पढ़िए ना, तो क्या उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा? तो बात यह है कि जो हम पढ़ के आए हुए हैं, जैसे मेरे नाम की स्पेलिंग है, जो रविंद्र शब्द है उस पर हमेशा बड़ा ही लगेगा, लेकिन अगर आप समाज में निकल के जाइएगा तो कोई भी बड़ा ही नहीं लगाता, सब छोटा ही लगाते हैं। तो जो प्रचलित शब्द हो जाता है, इसके नाते मुझे कठिनाई आती है, कभी बैंकों में कठिनाई आती है, कभी क्या नाम है, पैन कार्ड बनवाने में कठिनाई आती है। लेकिन जो शब्द प्रचलित हो जाते हैं, उन शब्दों प्रचलित शब्दों का अगर कोई उच्चारण कर देता है तो क्या अपराध है वो? लेकिन और दूसरा विषय यह है कि इसको जांच में जाने दीजिए, इसको हमको आपको निर्णय मत लेने दीजिए, इसको जांच में जाने दीजिए। पुलिस जांच करेगी, पुलिस जांच करने के बाद अपने दस्तावेज माननीय न्यायालय को प्रस्तुत करेगी, माननीय न्यायालय निर्णय लेगा इस पे। जी, पुलिस तो जांच में लगी गई है, क्योंकि उस डिबेट की जो रिकॉर्डिंग है वो भी मांगी गई है कि डिबेट शो की रिकॉर्डिंग हमें दिखाई जाए, जिससे कि क्योंकि अखबारों में, जैसे कि आपने बोला कि अखबारों में भी उनका गलत नाम लिखा जाता है और ऐसे लिखा जाता है, तो अखबारों में भी यही चीज़ बोली गई है, इवन पूरे सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या हर जगह यही बोला गया है कि उनको टोकने के बाद भी, मतलब अनुराग जी को रोकने के बाद भी वो जानबूझकर, ये शब्द यूज किया गया है, जानबूझकर वो गलत ही उच्चारण कर रहे थे उनके नाम का, संत जी के नाम का। कि पुलिस जो है वो जांच करेगी अपनी, और जांच में ही पता चलेगा कि उन्होंने ये जानबूझ के बोला या फिर उनके सामने जिस तरह से वो नाम आज तक लिया जा रहा था या रखा जा रहा था, उसकी वजह से उन्होंने उस नाम का गलत उच्चारण किया। वो तो अब इस मामले की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि अभी जैसे कि यूपी में मैनपुरी में चुनाव होने वाले हैं, डिम्पल जी जो हैं वो कल जाके अपना नॉमिनेशन भी भरने वाली हैं, उनको आप लोगों ने अपना ये प्रत्याशी घोषित किया हुआ है। तो इससे जो कि ये अनुराग जी पे जो एफआईआर हुई है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी में समाजवादी पार्टी और क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी जो है वो ये जो घटना हुई है, इससे इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब कुछ नकारात्मक इसके परिणाम हो सकते हैं? सर्वप्रथम तो अब जो मेरी बातें हैं ये पूज्य महंत अवैधनाथ जी से संबंधित नहीं रहेंगी, ये पूरी राजनीतिक बातें रहेंगी। अगर आप उपचुनाव की बातें करेंगी तो सबसे पहला उपचुनाव होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीट खाली करते हैं और चुनाव आजमगढ़ में होता है। चुनाव घोषणा के बाद में हमारे सारे बड़े कार्यकर्ताओं को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद विधानसभा का उपचुनाव गोला में होता है, हमारे जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता थे उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट करके भी कहा था। तो अगर ये पकड़ के बंद करने की प्रक्रिया जारी रहेगी तो जारी रख सकते हैं, आप सत्ता में हैं। लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जेल में पकड़ के बंद कर देने से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को आप थोड़ी देर के लिए बाधित कर सकते हैं, लेकिन अपने पक्ष में नहीं कर सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उदाहरण है और माननीय पी चिदम्बरम जी उदाहरण है। उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने श्रीमान अमित शाह जी को बंद कराया और गृह मंत्री रहते वो बंद कराया, तो उसका परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी नहीं करना चाहिए राजनीतिक विद्वेष की भावना से, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़े। मैं ये पूछ रही थी कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है उससे इलेक्शन में, यूपी इलेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वप्रथम तो जो चुनाव मैनपुरी के, अगर आप मैनपुरी के संदर्भ में बात करना चाहती हैं तो मैनपुरी हम लोगों की परंपरागत सीट रही है, आज से नहीं पिछले 20 सालों से रही है। हमारे नेताजी वहां से जीत के रहे हैं, लोकसभा सीट से, विधानसभा सीट से जीत के रहे हैं,
उसी उसी लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट है करहल, वो लगातार हम जीतते रहे हैं। हमारे वर्तमान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां से विधायक है, तो इसमें कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। और जो वहां से लड़ रही हैं श्रीमती डिंपल यादव जी, तो श्रीमती डिंपल यादव जी जो लड़ रही है, आप ये कन्नौज तो है नहीं, ये मैनपुरी है। और ऐसा कुछ ना करें कि बीजेपी के खत्म होने की शुरुआत मैनपुरी से शुरू हो जाए। जो जी, लोकसभा तो में करना था आज आजमगढ़ में कर लिया, जो गोला में करना था कर लिया। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो बीजेपी के खत्म होने की शुरुआत मैनपुरी बनेगी। जी, तो सर अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि अनुराग जी पे जो एफआईआर हुई है, उससे उससे रिलेटेड या उससे संबंधित समाजवादी पार्टी और अनुराग जी की तरफ से भी अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं है कि वो इस चीज़ के ऊपर क्या कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अनुराग जी इसके लिए माफ़ी माँगेंगे जो उन्होंने गलत नाम का उच्चारण किया है, या फिर उनका क्या हो सकता है अगला कदम? ये तो मैं अनुराग जी से बातचीत करके बताऊंगा आपको। मैं इसके साथ एक चीज जोड़ देना चाहता हूं। एक चैनल है अपने को राष्ट्रवादी बोलता है, नाम नहीं लूंगा। उस चैनल के जो संपादक हैं या प्रमुख एंकर हैं, वो पहले टाइम्स नाउ में हुआ करते थे। टाइम्स नाउ में जब हुआ करते थे तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी सांसद हुआ करते थे, और वर्तमान मुख्यमंत्री जी के ऊपर यूपीए की सरकार ने एक दंगा फैलाने का आरोप लगाया था और उनके ऊपर तमाम षड्यंत्र रचे थे। वो चैनल के जो संपादक हैं, या मैं नाम ले लेता हूं, रिपब्लिक भारत नाम का चैनल है, तो जो उसके वर्तमान संपादक हैं, उन्होंने जितनी अभद्र भाषा का प्रयोग वर्तमान मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किया था, वो यूट्यूब पे आज के डेट में भी मौजूद है। और क्या उन्होंने माफी मांगी? क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई? और अब वो अपने को राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं। तो दो स्टैंड नहीं होना चाहिए। मैं इसमें इस चीज का पटाक्षेप ऐसे करना चाहूंगा कि पूज्य आदित्यनाथ जी जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, पहले भी उन्होंने माफ किया है। जिसका अभी मैंने नाम लिया है उसको भी माफ किया था, उसके ऊपर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव था। पूरी टाइम्स नाउ की टीम लोकसभा में उपस्थित थी, माफी मांगने के लिए माफ किया था उन्होंने। तो इस प्रकार की चीजों पे जब मुझे लगता है कि खुद स्वयं संज्ञान लेके, हीरो वाजपेयी हीरो बनना चाहता है या नहीं बनना चाहते हैं वो जाने, लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं संज्ञान को लेके इस मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए कि पहले भी इस प्रकार के वो 14 मामले को पटाक्षेप कर चुके हैं और उसका गवाह मैं हूं। तो इस चीज को उनको पटाक्षेप करके इस प्रकरण को खत्म करना चाहिए। जैसे कि रावेंद्र जी ने हमें बताया कि अनुराग भदौरिया जी पे जो आरोप लगा है वो सही नहीं था। गलत नाम का उच्चारण हर कोई करता है, कभी-कभी लोगों की ज़बान भी फिसल जाती है, जिसके चलते अनुराग जी ने योगी आदित्यनाथ के गुरु का नाम गलत ले लिया था। तो उनका ये कहना है कि ये आरोप उन पे बिल्कुल भी सही नहीं है, बाकी पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई पे लगी हुई है। पुलिस कार्रवाई करने के बाद बता ही देगी कि ये आरोप कितना सही था और कितना गलत था। उसी के चलते हमने रावेंद्र जी से इलेक्शंस के बारे में भी पूछा कि ये जो अनुराग भदौरिया जी पे आरोप लगाया गया है, इससे समाजवादी पार्टी का चुनावों पे कुछ असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है? तो रावेंद्र जी का ये कहना है कि इस आरोप की वजह से समाजवादी पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो समाजवादी पार्टी का जिस तरह से जनता के सामने इमेज है, या फिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जनता के लिए काम करती है, वो वैसे ही करती आएगी। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको ऐसी तमाम बातें जो कि राजनीतिक से जुड़ी हुई होंगी, उससे रिलेटेड हम आपको खबर बताते रहेंगे। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।